हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों की जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 12th का जो फिजिक्स हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने आवेशों की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें टोटल हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था। आज जो 8वां प्रॉपर्टी है वो है आवेश का जो क्वांटम नेचर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आवेशों की क्वांटम प्रकृति, ठीक है ना? आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आवेशों की जो क्वांटम प्रकृति होती है वो होती क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले अगर मूल आवेश के बारे में बात करें, जो फंडामेंटल दोस्तों चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसके बारे में जरा देखते हैं। मूल आवेश के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए जो नेचर में जो आवेश होता है वो आपका किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे आता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम चार्ज संभव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना? मूल आवेश बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो न्यूनतम से न्यूनतम आवेश संभव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। प्रकृति में प्रकृति में प्रत्येक आवेशित प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर वस्तु पर आवेश आवेश एक निश्चित एक निश्चित न्यूनतम एक निश्चित न्यूनतम आवेश का आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे जिसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो आवेश होता है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी वो कोई भी वस्तु है उस पर जो न्यूनतम आवेश संभव है वो कितना है, स्मॉल ई है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। अगर हम यहाँ पर देखें क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। प्लस माइनस क्या है, या तो उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आएगा या तो उस आवेश पर क्या आएगा, उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा। तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना? अब यही से दोस्तों क्या होगा कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटम प्रकृति जो नेचर होता है क्वांटाइजेशन, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है ना? क्वांटाइजेशन जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वांटमीकरण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो ये होता है कि जो अस्तित्व में जो चार्ज को देखा जाता है वो कहीं ना कहीं केवल और केवल किसका क्या कहते हैं, गुणक होता है। ये ई का क्या होता है, जो मूल आवेश है इसी का क्या माना जाता है, गुणक माना जाता है या गुणज माना जाता है। समझ गए आप? समझाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि भौतिक रूप से भौतिक रूप से अस्तित्व भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उस पर जो आवेश की मात्रा होता है वो हमेशा ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको देखें, ये आपका q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। अगर दोस्तों हम यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे,
1, 2, 3, 4, 5 यही रखेंगे और यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम ले ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम वैल्यू रखें n बराबर यहाँ पे क्या रख दे 1 रख दे, तो q का मान जो आएगा वो प्लस माइनस कितना आएगा 1e आएगा, ठीक है ना। अगर n बराबर यहाँ 2 रख दे तो q का मान क्या आएगा प्लस माइनस क्या आएगा 2e आएगा। अगर n बराबर यहाँ 3 रख दे तो q का मान प्लस माइनस कितना आएगा 3e आएगा। n बराबर अगर यहाँ 4 रख दे तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना आएगा 4e आएगा। इसका मतलब कि जब भी आवेश देखा जाएगा मिलेगा किसी वस्तु पर तो हमेशा e का क्या होगा एक पूर्ण गुणज होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो n होगा n का मान होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। इसका मतलब क्या है एक कंप्लीट नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो n का मान होगा वो एक कंप्लीट नंबर होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश मिलेगा इसी के पूर्ण गुणज में मिलेगा, ये यही इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है q का मान जो होता है वो आपका ऐसे मिल जाए प्लस माइनस 2/3e प्लस माइनस 5/4e, कभी भी इस रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल रूप में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका भिन्नात्मक रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा एक कंप्लीट नंबर में मिलेगा। तो ऐसा संभव नहीं है, केवल और केवल ऐसे ही संभव है और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु पर जब हम आवेश की बात करेंगे बच्चों तो वहां पर केवल और केवल आवेश आपका इसी ई के कहते हैं गुणज के रूप में शामिल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपका 8वां प्रॉपर्टी था। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। तो दोस्तों जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका 9वां नंबर। और 9वें नंबर में क्या कहता है जो आवेश होता है आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कि आवेश किसी वस्तु पर आवेश है अगर वो वायु में रखा है, उसी वस्तु को हम कहाँ रख दे जल में रख दे तो माध्यम क्या हो गया बदल गया। तो अब माध्यम के बदल जाने से वो वस्तु पर आवेश की कोई नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक वस्तु है, इस पर हमारे पास धनात्मक आवेश है, इस वस्तु को इस पर धनात्मक आवेश है, इस वस्तु को हम ले जाके कहाँ रख दिए पानी में डाल दिए, तो अब भी उस पर कैसा आवेश रहेगा धनात्मक आवेश ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका नेचर बदल जाएगा ये ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आवेश माध्यम की माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ये मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश अगर धनात्मक आवेश है और ये कहाँ रखा है वायु में रखा है, तो इसी वस्तु को हमने कहाँ ले गए हम जल में ले गए। और जल में अगर इसी वस्तु को हमने क्या कर दिया रख दिया, तो इस पर जो आवेश का नेचर है या जो आवेश की मात्रा है वो डिपेंड नहीं करेगा, कि कहते हैं या हम कह सकते हैं कि वो चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु पर जब हम आवेश की मात्रा को जब भी किसी वस्तु को हम कहीं पर रख देते हैं किसी मीडियम में रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं उसका जो नेचर होता है दोस्तों वो बदलता नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आवेशों के किसके बारे में था गुण के बारे में था, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर अगला बात करेंगे कि जो आवेश का गुण था ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हमने जो बात एक किया कि जो आवेश होता है किसी वस्तु पर फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक रूप में उपस्थित नहीं होता है, भिन्नात्मक रूप से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें किसी वस्तु पर जो आवेश है वो भिन्नात्मक रूप से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका दोस्तों क्या है एक अपवाद भी है, इसका एक क्या है एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है और उस अपवाद को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, नोट बनाकर आप यहाँ पर लिखिएगा, क्या बनाएंगे नोट।
चलिए, अब यहां पर देखते हैं कि एक गेलमेन और ज्विंग, गेलमेन और एक ज्विंग नाम के साइंटिस्ट थे। एक गेलमेन थे और एक ज्विंग नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जो मूल कण होता है, मूल कण, अगर मूल कण की बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान इन्होंने ये देखा कि जो मूल कण होते हैं वो अ, और छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने मूल कण के बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जिन कणों से मिलकर मूल जो कण होते हैं, मूल कण जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, उसे क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वार्क, क्वार्क कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो मूल कण है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और ये जो क्वार्क होते हैं ना, ये जो क्वार्क होते हैं, इन क्वार्क पर दोस्तों क्या होता है? जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक रूप से होता है। और इन क्वार्क पर लिख सकते हैं, इन क्वार्क पर, इन क्वार्क पर आवेश, आवेश भिन्नात्मक रूप में होता है, भिन्नात्मक रूप में होता है। ठीक है ना? ये प्रैक्टिकल के दौरान देखा गया। इन्होंने ये ऐसा इन्होंने क्या किया? खोज करके बताया। ठीक है ना? इसका मतलब इन्होंने कहा कि जो अब तक, इन्होंने कहा कि जो अब तक किसी भी वस्तु पर आवेश एक कंप्लीट नंबर में उपस्थित होता था, जो फ्रैक्शनल वैल्यू में उपस्थित नहीं होता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश अब तक ये 3/2, 4/3 या 5/7 इस रूप में संभव नहीं था, इस भिन्नात्मक रूप में संभव नहीं था। जैसा कि क्वांटाइजेशन में आपने पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने देखा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश संभव है वो आपका हमेशा एक कंप्लीट नंबर के गुणज में होता है। जैसे आपका 1e, 2e, 3e इसी रूप में संभव था, इसी रूप में संभव था। लेकिन आप देखेंगे इन्होंने, कौन? गेलमैन और जिंग ने प्रैक्टिकल करके बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो भिन्नात्मक रूप में होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू में संभव होती है, जो इस रूप में अब तक शामिल नहीं था, संभव नहीं था, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? और उनको उन्होंने क्या कहा? क्वार्क कहा। क्या कहा? क्वार्क। इसका मतलब कि क्वार्क से मिलकर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो बने होते हैं और इसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से क्वार्क हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्वार्क कणों के नाम, क्वार्क कणों के नाम, क्वार्क कणों के नाम। ठीक है ना? कौन कौन से क्वार्क हैं? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो पहला क्वार्क है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले क्या है? अप क्वार्क है। क्या है? अप क्वार्क, अप क्वार्क, अप क्वार्क। जो पहला क्वार्क है वो क्या है? अप क्वार्क। और अप क्वार्क को हम लोग यू से प्रदर्शित करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। जो पहला क्वार्क है, पहला जो क्वार्क, अगर क्वार्क कण का नाम देखा जाए तो वो आपका है अप क्वार्क। और अप क्वार्क को हम लोग यू से प्रदर्शित करेंगे। और अप क्वार्क पर जो दोस्तों आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर जो अप क्वार्क होता है उस पर दोस्तों जो आवेश संभव होता है वो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है ना? तो जो पहला क्वार्क कण देखने को मिला है वो है दोस्तों अप क्वार्क। और अप क्वार्क पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है? 2
2/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है, संभव होता है। ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वार्क है वो है आपका टॉप क्वार्क है, TOP, टॉप क्वार्क। टॉप क्वार्क। और जो टॉप क्वार्क होता है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, सी से, सॉरी, इसको स्मॉल टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखते हैं। और इस पर जो दोस्तों आवेश की मात्रा होती है, इस पर जो आवेश होता है वो आपका होता है, ये भी आपका +2/3 इलेक्ट्रॉन के रूप में संभव होता है। इसका मतलब अप क्वार्क पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 2/3 ई होता है। टॉप क्वार्क के आवेश कितना होता है, 2 + 2/3 ई होता है। तीसरा जो दोस्तों होता है वो आपका चार्म क्वार्क होता है, CHARM, चार्म क्वार्क। ठीक है ना। और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और इस पर जो आवेश दोस्तों होता है, इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो भी आपका +2/3 ई होता है, +2/3 ई होता है। अब ऐसे ही जो चौथा क्वार्क है वो है डाउन क्वार्क। क्या है, डाउन, डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क की दोस्तों बात करें, इसे डी से लिखते हैं, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो -1/3 ई होता है। कितना, -1/3 ई के रूप में आवेश होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो अप क्वार्क था उस पर तो +2/3 ई था, लेकिन जो डाउन क्वार्क है उस पर आपका +1/3 ई उपस्थित होता है। ठीक है ना, माइनस में। ऐसे आपका दोस्तों क्या है, चौथा जो है वो है आपका स्ट्रेंज, पांचवा क्या है, स्ट्रेंज क्वार्क। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्वार्क। क्या है, स्ट्रेंज क्वार्क। और स्ट्रेंज क्वार्क को हम लोग दोस्तों एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर भी जो आवेश की मात्रा होगी वो आपका -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। छठा जो है वो आपका बॉटम है। क्या है, बॉटम, बॉटम क्वार्क। इसी को ब्यूटी क्वार्क भी बोलते हैं, या इसी को क्या कहेंगे, ब्यूटी, ब्यूटी क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क। ब्यूटी क्वार्क में जो दोस्तों आवेश होता है, इस पर जो आवेश होता है वो भी आपका कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका अप और डाउन क्वार्क के बारे में था, मतलब टोटल कितने टाइप के क्वार्क देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए जो क्वार्क कण है वो टोटल कितने हैं, जो क्वार्क कण है वो टोटल आपके कितने हैं, 6 हैं। और 6 क्वार्क कणों में आपका टॉप क्वार्क है। ठीक है ना। फिर आपका क्या है, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क है, अप क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, डाउन है, स्ट्रेंज है और बॉटम क्वार्क है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है वो किनसे मिलकर बने हुए हैं। तो आप दोस्तों अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश ई तो होबे ही करता है, तो इलेक्ट्रॉन की तो बात ही ना करें। अगर हम यहाँ पर दोस्तों किसके बारे में बात करें, प्रोटॉन के बारे में बात करें, तो प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। अगर बच्चा प्रोटॉन के बारे में देखे, प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर देखे प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन जो होता है दो अप क्वार्क से मिलकर बनता है। किससे, दो अप क्वार्क से मिलकर बनता है, प्लस एक डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। इसका मतलब कि एक प्रोटॉन का जो निर्माण होता है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से होता है। ठीक है ना, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। देखिए अप क्वार्क को हम यू से लिखते हैं और डाउन क्वार्क को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो आपका 2U+1D से मिलकर बनता है। ठीक है ना, किससे, 2U+1D। और इसी को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं UUD। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन होता है वो UUD से मिलकर बनता है। जो प्रोटॉन होता है वो दोस्तों किससे मिलकर बनता है, UUD से मिलकर बनता है।
ठीक है ना, यू यू डी से मिलकर बनता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आपका यू यू डी से मिलता है। यू का मतलब अप क्वार्क, यू का मतलब अप क्वार्क, डी का मतलब डाउन क्वार्क। इसका मतलब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। तो अब दोस्तों यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें, अगर इसकी बात करें, तो देखिए दो अप क्वार्क दो गुणते अप क्वार्क पर जो आवेश होता है वो आपका प्लस 2/3 ई होता है। तो 2/3 ई हो गया, प्लस एक डाउन क्वार्क, और डाउन क्वार्क पे जो आवेश होता है वो होता है -1/3 ई होता है। अब यहाँ से अगर दोस्तों बात करें, तो 2 दूना 4/3 ई, और ये प्लस माइनस माइनस 1 बटे कितना 3 ई। अब अगर आप यहाँ से घटा दे, 4 में से एक गए, कितना बचेगा 3, 3/3 ई। अगर आप यहाँ से काट दे इसको, तो क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा। और ई का जो मान होता है वो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस क्या होता है 19 कूलाम होता है प्लस में। तो दोस्तों आपने पहले ही हमने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो आपका कितना होता है, यही होता है, प्लस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। किस पर दोस्तों, प्रोटॉन पर होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम का क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है। तो ये आपका, तो प्रोटॉन पर इसी प्रकार से आवेश संभव होता है। जो हम लोग अब तक दोस्तों देख रहे थे कि जो आवेश होता है वो फ्रैक्शनल रूप में संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जो आवेश होता है वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल रूप में संभव है। हालांकि जो आपकी एनसीईआरटी है वो सीधा यही कहती है कि आवेश फ्रैक्शनल रूप में संभव नहीं है, इसीलिए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन कभी कदा जो कंपटीशन वगैरह है उसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके यूयूडी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आप क्या रहे, परिचित रहे, इसलिए हमने बताया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो किसके बारे में होगा, प्रोटॉन के बारे में। अब ऐसे क्या न्यूट्रॉन के बारे में भी हो सकता है, हाँ न्यूट्रॉन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की, तो अगर न्यूट्रॉन की बात करें दोस्तों, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को किससे लिखेंगे, एन से लिखेंगे। ये न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन बनता किससे है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो एक अप क्वार्क, न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है, प्लस दो डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। आपने प्रोटॉन को देखा, प्रोटॉन आपका दो अप क्वार्क था और एक डाउन क्वार्क था। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो आपका एक अप क्वार्क है और एक क्या, दो क्या है, डाउन क्वार्क। अगर यहां से बात करें दोस्तों, एक अप क्वार्क को हम लोग क्या बोलेंगे, यू प्लस 1 यू प्लस ये क्या आपका 2 डी। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यू डी डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू डी डी। ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, यू यू डी। ये आपका क्या होता है, ये न्यूट्रॉन होता है। और आपने उसमें देखा डी डी यू से कौन बना था, प्रोटॉन बना था, और यू यू डी से कौन बना, न्यूट्रॉन बना। अब दोस्तों अगर हम यहीं पर क्या करते, वैल्यू को पुट कर दें, तो आप देखिए अप क्वार्क पर कितना आवेश होता है, प्लस 2/3 ई होता है, प्लस, और यहाँ डाउन क्वार्क पे क्या होता है, 2 गुणते -1/3 ई होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से लें तो 2/3 ई प्लस में, और प्लस ये ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2/3 ई। क्या दोनों सेम है, कट गया, कितना आ गया, जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। तो यही हमने आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा क्या होता है, उदासीन। लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है वो किस तरीके से क्या होता है, संभव होता है। ठीक है ना, आवेश किस तरीके से संभव होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इसी तरीके से क्या होता है, संभव होता है। तो न्यूट्रॉन और इसका, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ओवरऑल किसके बारे में था, आवेशों के प्रॉपर्टी के बारे में था। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसका, आवेश का जो दोस्तों मात्रक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
आइए अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, आवेश के मात्रक। तो अगली जो हमारी हेडिंग बनेगी, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है ना। अगर यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। तो सबसे पहले दोस्तों जो मात्रक होता है आवेश का, वो क्या है, कूलाम। अब कूलाम क्या है, एसआई मात्रक। इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे और यही क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है ना, एसआई यूनिट है। दूसरा जो मात्रक है इसका एम्पियर इंटू सेकंड है। एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है ना, एम्पियर इंटू सेकंड, ये आपका। अगला जो मात्रक हम लोग देखते हैं वो आपका है स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम होता क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट कूलाम कहते हैं। स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है ना, स्टेट कूलाम। और ये क्या है, आवेश का सीजीएस यूनिट है। सीजीएस मात्रक है। आवेश का क्या है दोस्तों, सीजीएस मात्रक है, कौन, स्टेट कूलाम। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो स्टेट कूलाम होता है, इसी स्टेट कूलाम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। शॉर्ट में इसे ईएसयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएसयू। शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहेंगे, ईएसयू कहेंगे। ठीक है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या स्टेट कूलाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन कहते हैं। फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्हीं के नाम पर ये क्या बना है, फ्रैंकलिन। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आवेश का के बारे में हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कूलाम में कितना होता है, तो एक कूलाम में 3 गुणित 10 के घात 9 स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। तो एक कूलाम में 3 गुणित 10 के घात 9 क्या होता है दोस्तों, स्टेट कूलाम देखने को मिलता है। अब ये इतना बात हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, आवेश के अन्य मात्रक के बारे में देखें, आवेश के अन्य मात्रक के बारे में देखें, या अन्य मात्रकों के बारे में अगर हम देखें, तो कौन कौन से होते हैं आवेश के अन्य मात्रक। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें, तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे शॉर्ट में ईएमयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अगर ईएमयू बराबर करें, तो एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम। एक ईएमयू बराबर कितना होता है, 10 कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर। अगला जो होता है वो होता है एम्पियर इंटू घंटा होता है। एम्पियर इंटू घंटा होता है। ठीक है, एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर होता है, एम्पियर इंटू आवर। अब दोस्तों यहाँ पर एम्पियर इंटू आवर की बात करें, तो देखिए, एक एम्पियर, एम्पियर इंटू आवर। अगर यहाँ बात करें एक एम्पियर, तो एक एम्पियर भाई एक एम्पियर ही होता है। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 क्या हो जाते हैं, सेकंड हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से लें, तो कितना हो जाएगा, 3600 इंटू एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो 3600 कूलाम। तो एक एम्पियर इंटू आवर में कितने कूलाम होते हैं, 3600 क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। एक एम्पियर इंटू आवर में दोस्तों क्या होते हैं, 3600 कूलाम होते हैं। अब एक आपका होता है एमएएच होता है। ठीक है ना, एक क्या होता है, एमएएच होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जब आप मोबाइल वगैरह लेते हैं, तो उस पे जो बैटरी होती है कितने एमएएच की होती है, लिखा होता है। या आप पावर बैंक अगर लेते हैं, तो उस पर भी लिखा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 mAh, इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 mAh। एम को हम क्या कहेंगे, मिली।
ए को क्या कहेंगे एम्पियर और एच को क्या कहेंगे आवर कहेंगे, क्या कहेंगे आवर कहेंगे। अगर अब हम यहाँ पर 1 एमएएच की अगर दोस्तों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 1 एमएएच की, तो ध्यान दीजिएगा 1 एम ए एच बराबर आपका होगा, एम का मतलब मिली, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 10⁻³ और एम्पियर इंटू आवर, देखिए एम्पियर इंटू आवर का मान कितना होता है 3600 क्या होता है कूलाम होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसको अगर रखें तो 3600 बटे क्या हो जाएगा 10 घात 3 और इसी ये इतना गुलाम, तो हम लिखेंगे 3600 बटे 10 घात 3 को क्या हम लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, क्या 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ से भाग देते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 36 बटे कितना 10 गुलाम कितना 1 MAH बराबर, तो यहाँ से 1 MAH का जो दोस्तों मान हो जाएगा वो 3.6 गुलाम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 1 mAh की बैटरी होती है उसमें जो आवेश संभव होता है वो कितना 3.6 गुलाम आवेश होता है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें आप लोगों का जो 5000 mAh की बैटरी होती है मोबाइल की, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 5000 mAh 5000 mAh MAH की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5000 गुणते 3.6 गुलाम। तो अगर यहाँ से दोस्तों गुणा कर दे, देखिए 1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 36, तो 500 गुणते कितना हो जाएगा 36 गुलाम। तो आइए देखते हैं, डबल जीरो 6 पंजे 30 के जीरो हासिल 3 5 3 15 3 18 1800 गुलाम चार्ज क्या होगा उपस्थित होगा। इसका मतलब कि जो 5000 mAh की बैटरी होती है उसमें जो टोटल चार्ज होते हैं वो होते हैं 18,000 गुलाम की, और जितने mAh की बैटरी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा वहां पर आवेश उपस्थित होगा, आवेश गुलाम में उपस्थित होगा, और जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि वो बैटरी आपका ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलेगी। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि 4 mAh की बैटरी या 4500 mAh की बैटरी 5000 की mAh की बैटरी, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग जब मोबाइल खरीदिएगा तो केवल कैमरे पे मत जाइएगा, बैटरी पे भी जाइएगा और बैटरी को ध्यान से देखिएगा कि क्या कहते हैं कितने mAh की है। पता चला आप लगाएं और वीडियो देखना शुरू करें, पता चला खत्म हो गया बैटरी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आवेश के बारे में था, आवेश का जो प्रॉपर्टीज था उसके बारे में था, और आवेश का यूनिट था। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों आवेश का जो क्या कहते हैं ये चीजें थी वो खत्म हो गई। अब हम लोग देखेंगे जो कुलाम होता है क्या कहते हैं ना, कुलाम का जो नियम है उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कुलाम के नियम के बारे में कुलाम्स लॉ देखेंगे, और फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ आपको नया जानने को मिला या नहीं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो